तो एसआईआर की प्रक्रिया कल से शुरू होने वाली है और उसमें 12 राज्य हैं और उसमें से भी अभी आप देख रहे हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव आने वाले 1 से 2 साल के भीतर होना है, इसलिए उस पर विशेष फोकस रहेगा और धीरे धीरे ये जो पूरी प्रक्रिया है देश के अंदर होगी, यानी कि पूरी तरह से मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का कार्य है वो अब चुनाव आयोग करने वाला है, ठीक बिहार के तर्ज पर। लेकिन अब इससे क्या हासिल होगा और किस तरह से इसको देखा जाए, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बेनीवाल जी बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, उम्मीद करता हूं कि आपने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वो आपने सुनी होगी। बड़े स्पष्ट तौर पर बताया गया कि किस तरह से जो बिहार में एसआईआर हुआ वो सफल रहा, एक भी शिकायत वहां से नहीं आई, जीरो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शिकायतें हैं वो वहां पर रहीं। और इसलिए उस सफल प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आने वाले अब कुछ समय है उसमें जो 12 राज्य हैं उसमें एसआईआर की प्रक्रिया होगी और फिर पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में ये होना है। कैसे देखते हैं आप इसको, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और आज इलेक्शन कमीशन के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को। देखिए, छठ का पर्व चल रहा है। पहले तो सर्वप्रथम सभी संपूर्ण देशवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ने एक पूरा बड़ा अपडेशन दिया है कि हम अब अगले 12 राज्य और यूटीज, स्टेट्स और यूटीज में मिलाकर के 12 जगह पर अब एसआईआर करेंगे। और उन्होंने बिहार का उदाहरण भी देते हुए पूर्ण तरीके से बताया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर, सारे पार्टी के बीएलएज ने मिलकर और जो बीएलओ सरकार की तरफ से, उन सब ने एक बेहतरीन काम किया। और एक कम से कम जिसमें अधिकतम शुद्धि, उन्होंने ये शब्द भी यूज किया कि अधिकतम शुद्धि वाली जो अब लिस्ट बनी है, वोटर लिस्ट, वो सबसे ज्यादा शुद्ध मानी जाएगी, ऐसा उनका कथन रहा। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए और ऐसी होती भी रही है कि भाई कोई किसी का नाम कट गया है, किसी का नाम जुड़वाना है, तो ये सारी एक सब प्रक्रियाएं जो कि चलती रहती हैं। लेकिन ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये होना चाहिए और ये धीरे धीरे शायद मेरे को लगता है कि चुनाव आयोग इसको पूरे देश के अंदर भी लागू करेगा। बिहार की उन्होंने कहा कि जीरो अपील, यानी कि एक भी अपील नहीं आई जिसके लिए किसी ने एप्लीकेशन दिया कि मेरा नाम गलत कट गया या मेरा नाम दो जगह जुड़ गया। ऐसी कोई भी अपील किसी भी पार्टी के लोगों ने या फिर किसी भी आम जनता में से किसी ने ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। तो ये बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए, अंदर हमारे देश के नागरिकों के लिए। हम नागरिक हैं अपने देश के, हमारा ही वोट यहाँ पर होना चाहिए, हमारा ही वोट वैध होना चाहिए। बाहर के अगर कोई माइग्रेंट्स हैं, किसी और देश से लोग आए हुए हैं, उन्होंने गलत तरीके से अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा रखा है, किसी और मतलब किसी भी तरीके के लोगों ने जो ऐसा वैधानिक हो जो हमारे देश के लोग ना हो, अगर उनके नाम ऐसी जगह पर है तो उनके नाम कटने चाहिए। ऐसा यार बहुत जरूरी है। अगर एक भाई का नाम या मेरा ही नाम मान लो दो जगह पर है, मैं यहाँ से बेंगलोर शिफ्ट हो गया, मेरी वोट बेंगलोर में भी चल रही है, मेरी बेंगलोर और हरियाणा में भी चल रही है, तो एक जगह से मेरा नाम कट जाना चाहिए जहां का मैं स्थायी निवासी हूँ। अब मैं अगर बेंगलोर में रह रहा हूँ तो मेरी कर्नाटक के अंदर ही मेरी जो अपनी वोट है वो वहीं पे डलनी चाहिए, हरियाणा की कट जानी चाहिए। तो ऐसी तमाम जो त्रुटियां थी जिसकी वजह से वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा झोल जाल था, वो अब चुनाव आयोग पूरे तरीके से सशक्त है, अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा है। और इसके लिए उन्हें पूरी डेट वाइज भी उन्होंने चीजें बता दी। प्रिंटिंग और जो ट्रेनिंग का सेशन रहेगा वो 28 अक्टूबर से लेकर यानी कि कल से 3 नवंबर 2025 तक रहेगा। घर घर जाकर के जो जांच पड़ताल करनी है, जो वोटिंग का लेकर के आना है, वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर, पूरा एक महीना 2025 में ही। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो रूल्स हैं उनका जो पब्लिकेशन किया जाएगा वो 9 दिसंबर 2025 को। ऑब्जेक्शन पीरियड है जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे वो 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी 2026 तक का पूरा है। नोटिस फेज जिसके लिए हियरिंग की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो समय 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 9 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक रहेगा। और जो फाइनल लिस्ट जो इलेक्टोरल रोल बाहर आएगा, पब्लिकेशन जो होगा वो 7 फरवरी को होगा। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना चुका है, पूरी टीम तैयार कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम करना है। और जो 12 राज्य और यूटीज मिलाकर के जो 12 जगह पर ये होना है, उसमें गोवा है, गुजरात है, केरला है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, लक्षद्वीप, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, इन 12 जगह पर एसआईआर होना है। और ये धीरे धीरे अब पूरे देश में होगा। तो हम सब तैयार रहें। हमारी जितने भी राजनीतिक दल है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सारी इस चीज को लेकर के सब तैयार हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो बिल्कुल विशुद्ध हो। विपक्ष के साथियों ने भी कई बार वोट चोरी पता नहीं क्या क्या नाम लेते रहते थे, लेकिन बिहार की जब एसआईआर हुई
जिस पर बहुत सारे उन्होंने आक्षेप भी किए, बहुत सारे सवालिया निशान खड़े किए थे। लेकिन जब आज चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 0 अपील हमें मिली, तो वहां पर विपक्ष का मुंह एकदम से ताला लगा दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि आपके जो सवाल थे उनके ऊपर ना तो जनता को कोई आक्रोश था, ना ही जो आपकी पार्टी के बीएलए जो आपने लगाए थे, जिनको आपने लगाया है कि भी पार्टी को काम करना है साथ मिलकर के, तो आपके बीएलए ने भी एक भी ऐसी त्रुटि नहीं पाई, ना ही आपके लोगों ने अपील की। तो जो विपक्ष के साथियों ने भी एसआईआर के ऊपर बहुत लंबे समय तक अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, विपक्ष होने के नाते वो सरकार के खिलाफ वो कहते रहते थे कि चुनाव आयोग तो भैया सरकार की कठपुतली है, पता नहीं कैसी कैसी बातों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब एक भी अपील ना आए, ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं वहां बैठकर चुनाव आयुक्त कि वही एक भी अपील बिहार से नहीं आई और इस मॉड्यूल को हम पूरे देश के अंदर लागू करेंगे और ये दूसरा फेज हम कल से ही चालू कर देंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी विपक्ष के साथी को अब चुनाव आयोग पर या चुनाव आयुक्त पर प्रशंसा खड़े करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपको ऐसा था तो बिहार एक मॉड्यूल के तरीके से लिया गया था और बिहार में जब आपकी सारी पार्टियों के राजनीतिक दलों के सारे लोगों ने वहां पर इस चीज के लिए बेहतरी के लिए काम किया, उसको विशुद्ध रूप से एक अच्छी वोटर लिस्ट वहां तैयार करवाई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष को वहां पर कुछ बोलना चाहिए। हाँ, विपक्ष के साथियों को अब चुनाव आयोग का लगातार मिलकर के साथ देना चाहिए, उसमें चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, कहीं पर कांग्रेस की सरकार होगी, कहीं पर बीजेपी की सरकार होगी, किसी पे क्षेत्रीय दल की सरकार होगी, अब सबको मिलकर के इस नई एसआईआर के थ्रू जो नई वोटर लिस्ट बनेगी, इन सब पे मिलकर काम करना चाहिए। जो बाहर के लोग हों, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेनीवाल जी देखिए, यही तो प्रश्न था ना भाई, मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात तो सब कहते थे, लेकिन ये सही कैसे होगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न था। और आज शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उसी ओर इशारा करता हुआ या बताता हुआ नजर आया है। ओंकार जी, अब 12 राज्यों के अंदर होना है ये एसआईआर की प्रक्रिया, जो वोटर लिस्ट है कल से फ्रीज भी होने वाली, कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी, अच्छी बात है इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई करे, लेकिन पहले कम से कम ये बता दे कि बिहार में उसने क्या उपलब्धि करी, उसके डाटा सामने लेके आए कि बिहार में कितने इन्होंने विदेशी पकड़े और वो विदेशी किस किस देश के हैं। मैं कहता हूं होना चाहिए डाटा, उसी का होना चाहिए, वोट हमारी ही होनी चाहिए क्योंकि हम नागरिक हैं। लेकिन कम से कम अब चुनाव आयोग के सामने तो आंकड़े आ चुके हैं, आम जनता के पास नहीं है, और चुनाव आयोग कह रहा है कि 0 अपील हुई। भाई अभी तो जनता ने आंकड़े देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि सब चुनाव में बिजी है बिहार में। जब देखेंगे, जब एक एक वोटर लिस्ट चेक की जाएगी, एक एक व्यक्ति की वोट चेक की जाएगी, इसको रूटरिंग करेंगे जब हम लोग, तभी तो पता लगेगा। नहीं ओंकार जी, सारी लिस्ट अवेलेबल बीएलएस को कराई गई ना भाई पार्टी के, और आरजेडी सबसे मजबूत स्थिति में वहां पर है, उनके इतने हजारों की संख्या में बीएलए हैं, एक ने भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ये बात तो समझनी होगी ना, अगर किसी भी जगह का कोई वोट काटा होगा, बीएलए के पास वो लिस्ट होती है, वोट कटेगा तो उस पर आपत्ति हो सकती है, तो बाकायदा समय दिया गया उसके लिए, एक भी एप्लीकेशन नहीं गई। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे को अपने व्यूज, अपनी पार्टी के व्यूज रख लेने दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए डाटा तो अब चुनाव आयोग के पास है, कितने विदेशी इनकी नजर में आए इस एसआईआर के बाद, डाटा तो इनके पास है ना, कितने 500, 1000, 50,000 कितने विदेशियों के वोट मिले इनको, पहली बात। और वो विदेशी जो वोट मिले वो किस कैटेगरी से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, दूसरी बात। तीसरा, वो किस देश के नागरिक है जिनकी वोट इंडिया में बन गई। ये डाटा तो जब तक जनता के सामने सारा सार्वजनिक नहीं करेंगे, कोई अपनी राय कैसे देगा, पहली बात। दूसरा, अभी जब लोगों को अपनी वोट देखने का समय मिलेगा, जब वोटर लिस्ट में लोग देखेंगे, क्योंकि बीएलओ की इतना टाइम नहीं है किसी के पास, एक पार्टी के पास, बीएलओ के पास, बीजेपी के पास तो है, इनके पास तो आईटी वर्कर है, लेकिन जो व्यक्ति विपक्ष में बैठे हैं, क्या वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में एक एक हल्के की पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं? आप ही बता दीजिए, नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं तो कहता हूं ये सुधार होना बहुत जरूरी है। आज आईटी का जमाना है और बहुत आगे निकल चुके हम, पोर्टल में हजारों पोर्टल बन चुके हैं, क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बन जाए जिसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड को संबंधित कर दिया जाए। और मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भारत में आधार कार्ड भी एक एक व्यक्ति के कहीं कहीं बने हुए हैं? अगर आधार कार्ड भी कहीं कहीं बने हुए हैं, पहले तो आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिए और फिर उस आधार कार्ड के साथ वोट कार्ड को क्यों नहीं जोड़ देते? अगर मान लो मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं हरियाणा में आकर रहने लग गया, मेरा आधार कार्ड हरियाणा का बन गया, तो ऑटोमेटिकली मेरी वोट आधार कार्ड से जब लिंक होगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो, कहीं तो खोपड़ी का इंतजाम कर लो, सोच तो लो।
आप हर एक चीज को आधार कार्ड के साथ आपने क्या क्या चीज लिंक कर दी, आधार कार्ड के साथ बैंक खाता लिंक कर दिया, आधार कार्ड के साथ जमीन लिंक कर दी, सारा कुछ लिंक कर दिया आधार कार्ड के साथ। तो आधार कार्ड के साथ वोट भी तो लिंक कर दो, आपका काम भी बच जाएगा और काम भी प्रॉपर हो जाएगा। फिर अगर कोई विदेशी नागरिक आके, कोई घुसपैठिया या कोई म्यांमार का, कोई बांग्लादेश का आके वोट बनाना चाहेगा तो पहले तो आधार कार्ड बनाएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूं, जब इनकी सरकार आई थी तो मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 कार्ड। कहां है 1 नेशन 1 कार्ड? क्या है? आज 50 तरह के कार्ड हमारे बीच में है, इनकम टैक्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कितने हैं? लाइन तो लगा के देख लीजिए। आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते? आप वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिए, बैंक खाते लिंक कर दिए, आपने करोड़ों बैंक खाते लिंक कर दिए, लेकिन वोट कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करना चाहते ये लोग। क्यों? क्योंकि अगर वोट कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया तो इनके डुप्लीकेट वोट ही नहीं बढ़ पाएंगी। हम भी चाहते हैं कि फेयर चुनाव हो, लोकतंत्र का आधार, जब तक फेयर चुनाव नहीं होगा लोकतंत्र कामयाब नहीं होगा, तानाशाह में बदल जाएगा। आज परिस्थितियां क्या है? आज अगर विपक्ष उंगली उठा रहा है तो आप उस उंगली को गलत क्यों कह रहे हो? आप उसको कहो ठीक है, चुनाव आयोग को इस कार्ड काम को और बढ़िया तरीके से करना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली, बिहार में एसआईआर लागू किया आपने, आंकड़े आपके पास हैं, बड़ी मेहरबानी आप बिहार के आंकड़े तो दे दीजिए। कितने विदेशी नागरिक पकड़े आपने और कौन से धर्म से संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है? दूसरा, आप आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक कीजिए ताकि एक व्यक्ति का एक आधार कार्ड और एक ही वोट कार्ड होना चाहिए। और यहां तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब कईयों के वोट कार्ड, कईयों के बिहार के, उसको हरियाणा का शिफ्ट करवाना होता है तो यहां पे जो बैठे ना अधिकारी, एक बार तो अनपढ़ व्यक्ति को कह देते बिहार से कटवा के लेके आओ, जबकि इनके पास कंप्यूटराइज सिस्टम है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 को भरने के बाद ऑटोमेटिकली कट जाती है वोट, लेकिन उसको क्या क्या के टरका देते हैं, आप पटना के रहने वाले पटना के जाके वोट कटवा के आओ। आप आयुष जी बताइए, कोई व्यक्ति पटना जाएगा अपनी वोट कटवाने के लिए? ये तो सरासर धोखाधड़ी कर रही है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर तरीके से लोकतांत्रिक अधिकारों पर हनन करने में लगी हुई है। मैं कहता हूं बहुत अच्छी पहल कर रहे हो आप, एसआईआर पूरे देश में लागू कीजिए, लेकिन एसआईआर के आंकड़े पहले दीजिए और आधार कार्ड से वोट को संबंधित कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी। सुखबीर जी तंवर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुखबीर जी तंवर जी, 12 राज्यों में एसआईआर होने वाला है। कल से जो वोटर लिस्ट है इन 12 राज्यों की वो फ्रीज होने वाली है। आज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये बताया और बिहार का एग्जाम्पल दिया कि बिहार में ये सफल रहा। 0 उनके पास जो शिकायतें हैं वो पहुंची हैं, यानी कि किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि उसका वोट गलत तरीके से काट दिया गया। कैसे इसको देखते हैं आप? आयुष जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग निरंतर झूठ बोल रहा है, जिस प्रकार से माननीय उच्चतम न्यायालय में सवाल उठे हैं और आज तक भी जिनका जवाब नहीं है, तो ये कहना कि 0 कंप्लेंट है, ये बेमानी है। और इसके काफी शिकायतें, जब इन्होंने शिकायत एक्सेप्ट ही नहीं करी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं, क्या नहीं है। और जबकि शिकायतें दी गई हैं, लेकिन ये तो कोविड के समय में भी कह रहे थे कि एक भी मौत का आंकड़ा राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास नहीं है, और जबकि लाखों लोग मरे थे। तो इनकी किसी भी बात पे को सच मानना बिल्कुल भी अपनी आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इसके अलावा जहां तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सवाल है, देखिए, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में गहन परीक्षण हुआ वोटर लिस्ट का, और उसमें जिस प्रकार से निरंतर प्रक्रिया में बदलाव हुए और जिससे सारा संदेह पैदा हुआ, और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने परिवर्तन हुए, और जिसमें एक बिहार में सारा एक संदिग्ध होगी चुनाव आयोग की भूमिका, और जो सवाल उठाए गए, और जिस प्रकार से छुट्टी के दिन अपने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश जी, उन्होंने जो सवाल थे उन पे तो कोई जवाब दिया ही नहीं, लेकिन जो इधर उधर की बात करी वो आपसे और इस देश से छिपी हुई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि किसी भी दलित का, आदिवासी का, मजदूर का प्रशासन जागा है और आज सफाई अभियान भाई क्या चला दिया बीच में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है दलित, आदिवासी, प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक का किसी का वोट नहीं कटना चाहिए। और जिस प्रकार से बिहार में हुआ, और जो उस तरह पे प्रक्रिया का बार बार संशोधन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो राजनीतिक हस्तक्षेप बिहार के
इस गहन परीक्षण में रहा, उस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए। हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें चुनाव आयोग को सर्वप्रथम तो अपनी शुचिता, अपनी सार्थकता, अपना तर्कसंगत और निष्पक्ष होना प्रमाण दे। आज जिस प्रकार के सवाल चुनाव आयोग पे हैं और जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त को कई तरह की शक्तियां देकर शक्तिमान बनाया गया है और उसकी जिम्मेदारी जो लोकतंत्र के प्रति होनी चाहिए, उन जिम्मेदारियों को हटाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। और जिस प्रकार से जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें भी जिस प्रकार से अपनी मनपसंद के एक मंत्री को किया है मुख्य सीजीआई के जगह, निश्चित तौर पे सारे इतने बड़े सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब देते हुए आज मतदाता जो सूची है उसकी शुद्धता को इंश्योर करना सरकार के और सभी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है। मलकानिया साहब, बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ उसको आधार बनाते हुए 12 राज्य हैं जहां पर ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी कल से, कैसे देखते हैं इसको आप? देखो, चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट किया है कि बिहार में जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण पुनरीक्षण हुआ है वो सफल रहा, कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन जो है वो एसडीएम लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट जिलाधीश के पास होती है, जो चुनाव आयुक्त होते हैं उस बात से ऊपर तक जाती है। परंतु उनका कहना है कि कोई भी जीरो शिकायत आई, कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं हुई। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई 15 नाम ऐसे ला दो जिनका जो नाम कटा है या दूसरा है, तो ऐसे नाम भी सामने नहीं आ सके। कुछ नाम पार्टियों ने लाए और बाद में वो सामने आ गया कि हाँ हमारा वोटर लिस्ट में नाम है, वो सामने आ गया। परंतु ये चुनाव जो प्रक्रिया है बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी चुनाव होता है उसके बीच में किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग जो है 18 साल की आयु पार कर जाते हैं, कुछ लोग एक राज्य से छोड़कर दूसरे राज्य में चल जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है मतदाता की जांच बहुत जरूरी है। अच्छा, जो जिसका सूची में नाम है, जो आकर फॉर्म नहीं भर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। इसमें ये अगर किसी ने विदेशी ने गलत वोटर कार्ड वो मत बना लिया है तो वो दोबारा कैसे आएगा? अगर उसका पुनरीक्षण होगा वो अपना मत नहीं बताएगा और वो वोट नहीं बनाने आएगा, तो इस प्रकार पता नहीं लग सकेगा कि किसने वोट गलत बनाया है, कौन बांग्लादेशी, कौन से देश का। परंतु जो असली मतदाता है उसका वोट बनना चाहिए और जो नकली है उसका वोट कटना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये प्रक्रिया बहुत ही की है। इसमें राजनीतिक पार्टियों को बीएलए जो है बूथ लेवल एजेंट है, उनको चुनाव आयोग ने अपील की है कि आज रात से जो मतदाता सूची फ्रीज हो जाएगी, आप जो है अपने अपने बूथ एजेंट करें, उनके साथ चुनाव आयोग बैठक करेगा और उसके बाद बीएलओ घर घर जाएंगे और फॉर्म देंगे, उसको भराएंगे। अब मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने इनको आधार कार्ड को भी वैलिड कर दिया था, तो वो भी साथ में देखा जाएगा और इस प्रकार जो नए वोट है वो बनेंगे और जो गलत वोट है वो कटेंगे और हमारे सामने आएंगे। बिहार का बन चुका है, उसमें कोई अगर गलतियां हैं तो वो सामने आ जानी चाहिए थी मतदान से पहले। अब जैसे एक प्रवक्ता ने कहा कि वो बाद में पता लगेगा, परंतु जब वोट डाल रहे हैं तो कोई ना कोई मतदाता क्लेम कर सकता है कि मेरा मत नहीं बना, मैं वोट डालने जाऊंगा। तो कैसे होगा? तो मतदाता सूची तो हर एक मतदाता देगा, जहां जो मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, वो हर एक मतदाता अपनी मतदाता सूची में देखेगा कि मत बना है या नहीं। तो इस प्रकार ये शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है और ये होना चाहिए। ये 2003 के जो मतदाता सूची से जो देखकर आगे देखा जाएगा कौन से मतदाता है, कौन से चले गए हैं। नहीं, लेकिन मलकानिया साहब, आपको लगता है, क्योंकि जो बात ओंकार जी ने उठाई और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि 65 लाख या 60 लाख के आसपास ऐसे थे जो कि बोगस वोटर्स थे, उनको हमने हटाया है। अब आप इसमें स्पेसिफिकली या कैटेगराइज करके आप बताइए कि कितने इसमें विदेशी आप पाए, क्या रहा, इसको थोड़ा सार्वजनिक करें ताकि लोगों के अंदर ये जाए एक संदेश कि हाँ नहीं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो क्या ये होना चाहिए, आपको लगता है, या इस तरह से एक सूची कम से कम बता देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि 65 लाख में कौन कौन लोग थे?
अवश्य मैं एक बात समझता हूँ कि जो विदेशी ने वोट बनाया है और जब चेकिंग होगी वो क्लेम नहीं करेगा कि मेरा वोट कट गया, मैं विदेशी हूँ, वो सामने नहीं आएगा। ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, परंतु सरकार जो चाहे तो सुनिश्चित कर सकती है, कुछ ना कुछ बता सकती है कितने विदेशी वोट कटे हैं। परंतु कोई जो विदेशी जिसने गलत वोट बटाया है और उसका वोट कटेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं गलत था, मेरा वोट गलत था और मेरा वोट काट दिया गया। वो कोई नहीं बताएगा कि मैं बांग्लादेशी था, मैंने इस यहाँ आकर गलत वोट बना दिया और अब वोट कट गया। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, ये करना सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा बांग्लादेशी था, कौन सा बाहर था, किसने गलत वोट बनाया। गलत वोट ऑटोमेटिकली जो है वो सामने नया फॉर्म नहीं भरेगा और सामने नहीं आएगा, इस प्रकार उसका वोट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जो जिसका वोट कटा है वो क्लेम कर सकता है मैं सही था, मेरा वोट नहीं करा। जो व्यक्ति सही होगा वो क्लेम करेगा, वो फॉर्म भरेगा, वो अपील भी करेगा कि मेरा वोट। आयुष जी, जो बात आपने पूछी थी वो मलकानिया जी ने नहीं बताई। आपने जो पूछा था, आपने पूछा था कि मैंने जो ऑब्जेक्शन उठाया, क्या मलकानिया जी उससे सहमत? नहीं, मैं इस बात को मानता हूं कि ये बताया जाना चाहिए, परंतु मैं कहता हूं ये प्रक्रिया जटिल है। अगर बांग्लादेशी ने किसी ने अपना वोट बनाया है और उसका वोट अब कटा है, तो वो ये क्लेम नहीं करेगा कि मैं बांग्लादेशी था और मेरा वोट कट गया। उसकी कैसे नहीं, वो तो क्लेम नहीं, मलकानिया साहब वो तो क्लेम नहीं करेगा, लेकिन ये तो फैक्ट बात है ना कि भाई जिसका कटा होगा वो डाटा तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना। ये तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि ये लोग थे, इनका कट गया। डाटा सार्वजनिक होना चाहिए। जो कटे हैं उनकी तो सूची सार्वजनिक हो सकती है। इन लोगों के वोट कटे हैं, जो लाखों के वोट कटे हैं, उसकी सूची सार्वजनिक की जा सकती है कि किन किन के वोट कटे हैं और उसमें कैसे कैटेगराइज करेंगे, ये कैटेगरी बताया जाएगा कि ये कौन से देश का कैसे था। ये थोड़े सा है, परंतु जिनके वोट कटे हैं निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि इनके वोट कटे हैं। ठीक है। बेनीवाल जी, दो तीन प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण आए। एक तो ये कि भाई अभी भी इस पर प्रश्न है कि भाई जो प्रक्रिया फॉलो आप कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं। और अगर आप ये कहते हैं कि विदेशी लोगों को आप फिल्टर कर रहे हैं तो भाई उनके नाम सार्वजनिक कर दीजिए, क्योंकि आपके पास तो डाटा है, मतलब इलेक्शन कमीशन को तो ये पता है, ये होना चाहिए। कैसे इसको देखें हम लोग? अभी भी इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है, संदेह के घेरे में। आयुष जी, किसी भी साथी को संदेह नहीं है। जो ओंकार सिंह जी के सवाल है, ओंकार सिंह जी का सवाल है कि जितने भी जो बोगस वोटर्स कह करके जिनका नाम काटा गया, जो 65 लाख वोटर्स हैं, उन लोगों की एक लिस्ट जारी होनी चाहिए। उसमें से डुप्लीकेट कितने थे, एक्सपायर कितने कर गए, माइग्रेट कितने कर गए, या बाहर से आए हुए लोग कितने। बिल्कुल ठीक सवाल है, वाजिब सवाल है, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग का अगर कोई साथी आज डिबेट में बैठा होता तो शायद इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे सकता था कि भाई ये लिस्ट जारी होगी, कब जारी होगी, और पूरे देश को जानकारी लेने का इसमें अधिकार भी है। तो ये 65 लाख लोगों का नाम भी हमारे को सार्वजनिक होना चाहिए। तो इसमें ओंकार सिंह जी ने जो सवाल किया उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, सबको जानने का अधिकार है। और अगर चुनाव आयोग ये कर देता है तो बहुत अच्छी बात होगी, सबके सामने होगा दूध का दूध और पानी का पानी कि भाई ये लोग इस देश के थे, ये लोग डुप्लीकेसी में थे, इन लोगों ने गलत फर्जी वोटर बनवा रखे थे, इसकी उम्र नहीं थी। जो भी मापदंड था उस मापदंड के आधार पर जितने भी इन 65 लाख वोटर्स का नाम काटा गया है उन सब की अगर लिस्ट जारी हो जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि विपक्ष के साथियों की डिमांड है तो चुनाव आयोग तक शायद आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा देते कि विपक्ष के साथियों पर हमारा भी ये मानना है कि 65 लाख जो वोटर्स हैं जिनके नाम काटे गए उनके नाम अगर सार्वजनिक हो जाए या हम सबको पता चल जाए तो बहुत बेहतर होगा। और देश के लोगों में, देश के नागरिकों में इसमें एक और विश्वास पैदा होगा कि चुनाव आयोग ने जो काम किया वो बहुत बेहतरी के साथ किया। और जो बाकी सुखबीर तंवर जी ने बात की, कांग्रेस के साथी ने बात की, झूठ लोग हैं कि हमने तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगा रखे थे। भैया आपके बीएलएज ने अगर ऑब्जेक्शन लगा रखे थे तो कहां है? एक ऑब्जेक्शन या 5 ऑब्जेक्शन आपके पास टीवी के चैनल पे होंगे कि भाई हमारी पार्टी के लोगों ने लगाए थे। क्योंकि आज की तो बात है नहीं, एसआईआर तो काफी दिन पहले होगा, तो चुनाव होने वाला, अगले महीने चुनाव ही होने वाला है, तो आपके पास वो सारे ऑब्जेक्शन होंगे। ऑब्जेक्शन लेके टीवी पे बैठ जाइए, दिखाइए ना कि भाई हमारे ये पार्टी के ऑब्जेक्शन थे, हमारे बीएलएस ने, हमारे जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उन लोगों ने ये ऐसे इन लोगों के वोट गलत कटे, इतने वोट ये कर दिया। तो वो सामने लेके बैठना चाहिए, तथ्यों पे बात करनी चाहिए, बातों को घुमाना नहीं चाहिए। केसी मलकानिया साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसे तथ्य थे तो अभी तक दिखाया क्यों नहीं, अभी तक सामने क्यों नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं। तो कांग्रेस के साथियों को झूठ की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो चुनाव आयोग अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए। अब पूरे देश के नागरिकों की भी
और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की भी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें इस एसआईआर में अपने चुनाव आयोग का समर्थन करना चाहिए, चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने चाहिए। जैसे कि अभी जो 12 स्टेट और लेकिन अभी यूटीज एक मिला चीज करती और भी हैं, थी ना, देखिए इनमें एक ओंकार जी ने एक बात और कही कि भाई अब आधार के साथ इसको क्यों नहीं लिंक करते हैं। आधार के साथ तो आपने सारी चीजें ऑलमोस्ट लिंक कर ही दी हैं, बैंक अकाउंट से लेकर के बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसमें आधार को आपने लिंक किया। ये वोटर आईडी के साथ भी इसको क्यों लिंक नहीं कर सकते हैं भाई, इसमें क्या प्रक्रिया में दिक्कतें हैं। और दूसरा ये है कि ये कैसे इंश्योर होगा भाई, सबसे पहले तो आदमी आधार ही बनवाता है और सबसे ज्यादा अगर एक तरीके से देखें तो डुप्लीकेसी आधार के अंदर ही है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब जो आप शुद्धिकरण कर भी रहे हैं, अगर उसमें आधार आप बना भी रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि आप इसको सही कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे लोगों के अंदर भरोसा होगा भाई। देखिए, आधार कार्ड वाला जो इशू है वही फिर मैंने बताया कि अगर चुनाव आयोग का कोई साथी यहाँ बैठा होता तो वो आधार कार्ड को क्यों नहीं लिंक करना चाहते, क्यों कोई आपत्ति है क्या, कोई परेशानी इसमें आ रही है क्या, तो वो शायद इसका जवाब बहुत बेहतरीन तरीके से दे पाते। मैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता बन के बैठा हूं तो अपनी पार्टी की जो बातें हैं या जो हमें लगता है कि हमें भी चुनाव आयोग से जो बातें करनी चाहिए उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो बच्चा पैदा हुआ उसका भी आधार कार्ड बन जाता है, और एक आधार कार्ड की संख्या बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है, और शायद डिजिटल जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं, तो सबको वोटर तो 18 साल से ऊपर के लोगों की बननी है, तो शायद सेग्रीगेट करने में शायद दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से शायद ऐसा हो सकता है, मेरा ये कथन नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई आधार कार्ड बहुत ज्यादा है, जो बच्चा पैदा हुआ उससे लेकर के लास्ट तक के लोगों का सबका आधार कार्ड बना हुआ, और 18 से ऊपर के लोगों को वोट डालने का अधिकार है, तो शायद उस सेग्रीगेशन करने में कि एक परिवार में वोटर आधार कार्ड तो बने हुए 15, लेकिन वोट डालने वाले लोग सिर्फ 4 ही हैं या 5 ही हैं, तो सेग्रीगेट करने में शायद कुछ दिक्कतें हों, इस वजह से चुनाव आयोग इसके साथ मिंगल ना कर पा रहा हो। तो बाकी तो चुनाव आयोग के साथ ही इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देकर के बता पाएंगे कि आधार कार्ड में क्या समस्या उनको लग रही है। बाकी एसआईआर होना चाहिए, और सभी साथी शायद इस बात से तो नकार ही नहीं रहे हैं कि भाई जो इसमें वोटर लिस्ट के अंदर जो डुप्लीकेसी है या कोई परेशानियां हैं या हर एक लोगों को दिक्कतें आती भाई आज नहीं, लेकिन मेरी बात देखिए, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाए, वो सूची का शुद्धिकरण हो जाए, इस पर तो किसी को एतराज नहीं ना, लेकिन उसके साथ एक काउंटर क्वेश्चन ये जुड़ता है कि भाई चुनाव आयोग के ऊपर मौजूदा जो पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसका इन्फ्लुएंस है और जो भी चीजें हो रही हैं वो आपको फेवर करने के लिए, ये एक मोटा आरोप एक तरीके से मान के चलें तो ये लगता है, इसलिए कटघरे में खड़ी हो जाती है पूरी प्रक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के क्या काम कर रही है, एक भी साथी बता तो दे कि भाई यहां पर इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी। आज बिहार के अंदर चुनाव हुआ, बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, एसआईआर वहां हो चुकी है, चुनाव के जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे, तो इंतजार करें सारी चीजों का। अब ये 12 जगह पर चुनाव जो है, अब इसमें तो उत्तर प्रदेश भी है जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भी हो रहा है, तो तमाम ऐसी जगह हैं, जहां छत्तीसगढ़ है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, और दो विपक्षी दल हैं उनकी, गुजरात भी इसके अंदर है, गोवा भी इसके अंदर है, तो ऐसा नहीं है। अब केरला में कांग्रेस की सरकार है, तो जहां पर जो सरकार है क्या वो इन्फ्लुएंस कर देगी क्या, केरला के अंदर कांग्रेस की सरकार है क्या वो इन्फ्लुएंस करेगी कि भाई हम तो एसआईआर गलत होने देंगे, हमें एसआईआर नहीं होने देंगे, या इसमें योगदान नहीं करेंगे, या हमारी तरीके से वोटर लिस्ट बननी चाहिए। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, खुद अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोग अपनी तरफ से बना लेते हैं, तो इनका जनता पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि जनता को पता है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, पंकज बेनीवाल का नाम बादशाहपुर विधानसभा की वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, फरूखनगर में वोट पड़ता है तो यहाँ पर मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, मेरे जो वार्ड का चुनाव होता है उसमें मेरा नाम है कि नहीं, तो मुझे फर्क पड़ता है। ऐसे ही हर एक भारतीय को फर्क पड़ता है कि उसकी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और किसी का नाम नहीं होता है तो भैया शोर तो हर एक इंसान मचाता है। तो ऐसा विपक्ष के साथी का ये कह देना कि भाई बहुत सारा झोल झाल हुआ है, एक भी शिकायत नहीं है। टीवी चैनल के माध्यम से सारा मीडिया वहां पर बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और ज्ञानेश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 0 अपील आई, ये शब्द थे उनके यूं के यूं। मैं आप ही के चैनल के माध्यम से फिर से सभी को बता देता हूं कि आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो 12 नए एसआईआर जो करनी है 12 स्टेट और यूटीज मिला करके, जब उन्होंने कहा बिहार का उदाहरण देते हुए कि हमारे पास बिहार की तरफ से 0 अपील आई है, इसीलिए हम उसी मॉड्यूल को इन 12 स्टेट और यूटीज पर अप्लाई करके एसआईआर करेंगे, तो मेरे ख्याल से अब सारे साथियों को, सारे विपक्षी दलों को और पक्ष के दलों को मिलकर के, जितने भी बीएलए हैं उन सबको लगा करके कि भाई ये वोटर लिस्ट है, इनको अच्छे से बनवाएं,
कोई भी त्रुटि इसमें ना रह जाए। इसके अलावा ठीक है, इसमें बहुत चलिए ज्यादा बोलने ओंकार के जी, लिए नहीं नहीं ठीक है, वो सब चाहते हैं ना, बस ये है कि एक जो भरोसा है हमारे मुख्यमंत्री समेत सभी गणमान्य अतिथि, एक माला के बीच में हम सब, ये है एकता का संदेश। यही एकता जो हरियाणा की पहचान है, यही एकता जो हरियाणा की शक्ति है। आइए संकल्प लें कि हम सब एक होंगे। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। ये फूल माला सभी हमारे गणमान्य अतिथि को अपने भीतर समेटते हुए, ये हमारे प्रेम का प्रतीक, हमारे विश्वास का प्रतीक। बहुत बहुत आभार। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पंचकुला प्लम्बर एसोसिएशन, बाबा खाटू श्याम समिति, श्री श्री 108, जय सच्चिदानंद समिति, दुर्गा पूजा समिति, विश्वकर्मा ऑल कॉन्ट्रैक्टर एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन और छठ पूजा समिति पंचकुला के तत्वावधान में ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है। और हम सब के लिए बेहद हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो दर्जा दिया है, जो सम्मान दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो स्वयं हमारे बीच में पधारे हैं, तालियां जरा जोरदार हो जाएं एक बार। अब मैं निवेदन करूंगा श्री इंद्रजीत चौरसिया जी से, जो महासचिव हैं इस संस्था के, छठ पूजा समिति जो इस आयोजन को कर रही है, वो आपके सामने आएंगे, सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। छठी मैया की, छठी मैया की। हमारे बीच में मान सम्मान के योग माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में विराजमान माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर, हमारे पंचकूला के मेयर नगर निगम माननीय कुलभूषण गोयल जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। तो पंचकुला के सेक्टर 21 से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आज छठ में संध्या का अर्घ होना है। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर आप सुन रहे थे कि किस तरह के जो इंतजामात हैं और इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है। एक बार फिर से आज की चर्चा में वापस लौटते हैं, क्योंकि 12 राज्यों में आज चुनाव आयोग की ओर से ऐलान किया गया है कि SIR की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और ये SIR की प्रक्रिया से जो मतदाता सूची है उसका जो शुद्धिकरण है वो किस तरह से हो पाएगा, इस पर लगातार चर्चा जारी थी। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। ओंकार जी, चूंकि जो बात आप कह रहे थे उस पर सीधे तौर पर ये बेनीवाल जी का कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि हाँ भाई ठीक है, जो 65 लाख आपने काटे हैं आप उसमें बता दीजिए कैटेगरी वाइज की कौन कौन से लोग हैं जिनके आपने जो वोट्स हैं उनको काट दिया, इस पर कोई एतराज नहीं है। ये तो चुनाव आयोग बताएगा कि इसमें क्या समस्या हो सकती है। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे किसी को इतराज नहीं है। इस पे इतराज दो बातों पे है। पहला, इसके समय पे। अब बिहार के चुनाव बिल्कुल साथ आ गए, अभी आपने SIR की प्रक्रिया कर दी, कम से कम इतना समय होना चाहिए 2, 4, 6 महीने का कि उस राज्य के लोग अपनी वोटर लिस्ट को अच्छी तरीके से चेक कर सकें। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है। दूसरा, जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई, बीजेपी ने क्या बोला कि घुसपैठिए हैं, 60 लाख घुसपैठिए हैं, विदेशी नागरिक हैं, म्यांमार के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं। इसलिए मैंने मांग करी कि कम से कम चुनाव आयोग को, क्योंकि पारदर्शिता के लिए चुनाव आयोग की जो अहमियत है, जो इसका स्टेटस है, वो जनता के दिमाग में बना रहे, क्योंकि आज पिछलग्गू का स्टेटस है। अगर उसको बना रहने देना चाहते हैं तो चुनाव आयोग को कम से कम यह बताना चाहिए कि 65 लाख जो वोट काटे उसमें से कितने बांग्लादेशी से, कितने म्यांमार के थे, कितने नेपाल के थे, कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे। जरूरी है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि चुनाव आयोग का काम कितना बढ़िया तरीके से हुआ। दूसरी बात, मेरे भाई ने बोला कि आधार कार्ड तो जमते बच्चे का भी होता है, तो मैं बताना चाहता हूं 140 करोड़ की जनता में बैंक अकाउंट सबका नहीं है।
बैंक अकाउंट भी उन्हीं का जो स्कूल के बच्चे हैं या 18 साल से ऊपर है, जमते बच्चे को तो बैंक अकाउंट मेरे को नहीं लगता कोई खुलवाता होगा। तो आधार कार्ड से अगर वोटर कार्ड को लिंक कर देते, कौन करेगा? ओंकार सिंह करेगा क्या? आयुष जी करेंगे? कौन करेगा? सरकार करेगी। जब सरकार निर्देश देगी कि आधार कार्ड को बैंक वोटर से जोड़ दिया जाए तो जरूर कार्रवाई होगी। दूसरा, ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कर देना चाहिए। चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही चीज है, दो ना समझना इसको। आयुषी दो नहीं है, एक है। अगर बीजेपी कह देती है चुनाव आयोग को आज ही आदेश दे देते हैं प्रधानमंत्री जी कि जो 65 लाख वोटर काटे गए उनका कैटेगराइजेशन के अनुसार पब्लिकेशन किया जाए, तो क्या चुनाव आयोग मना करेगा? हाँ, अगर कांग्रेस या इनेलो कहती है चुनाव आयोग मना कर देगा। बीजेपी अगर कहती है कि चुनाव आयोग को यह डाटा सार्वजनिक करना चाहिए तो चुनाव आयोग सुबह ही कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एसआईआर लागू कीजिए लेकिन समय बाधित कीजिए। और एक बार एसआईआर ऐसा बढ़िया तरीके से हो जाए, आप टर्म के अनुसार दोबारा कीजिए, लेकिन मान लो 3 साल या 5 साल के बाद दोबारा करना चाहोगे, दोबारा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दोबारा तो आपको एक बार मान लो आपने 2025 में कर लिया, दोबारा आपकी प्लानिंग है 2029 में करने की, तो 2029 या 2030 में आपको तो सिर्फ उतनी वोटों की चेकिंग करनी है जो इस पीरियड में नहीं बनी है। जो इस पीरियड से पहले की बन ली, जिसका एसआईआर पहले हो चुका, उसको बार बार एसआईआर करके क्यों अपना धन और समय बर्बाद करोगे? मेरा तो ये मानना है कि एक बार बढ़िया तरीके से आप कर लीजिए काम, डाटा सार्वजनिक कर दीजिए, उसके बाद इसका 5 साल 7 साल 2 साल इसका एक टाइम पीरियड स्लॉट रख लीजिए। उस स्लॉट में सिर्फ उतने लोगों की जो इस पीरियड के बाद बनी है वोट, उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। और मैं तो चाहता हूं कि भारत में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो 60%, 55%, 40% तक रह जाती है, 70% कभी कभी जाती है, वो 100% हो, 90% हो, 95% हो। कैसे होगा? जब चुनाव का दिन होता है हम खुद देखते हैं वोट नहीं मिलती। कहां है वोट ढूंढनी पड़ती है जनता को, और फिर वोट मिल भी जाती है तो पता नहीं लगता कहां डलेगी। ये सारी चीजें क्यों ना एक ऐसी चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं ओंकार जी, ये समस्या तो आती है, पता लग जाए वोटिंग वाले दिन ये समस्या तो खैर रहती है। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल रहती तंवर है। साहब, नहीं बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को जरूर इस पर कंसीडर करना चाहिए। तंवर साहब, वोटिंग वाले दिन ये समस्या इसलिए रहती है, हजारों लोग घूमते हैं कि हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं है। अगर ये हमारे आधार कार्ड से, या आजकल तो मोबाइल है सबके पास, एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए। चलो मोबाइल भी कई लोग बदलते रहते हैं, जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, हर 2 महीने पर नंबर नया ले लेते हैं, लेकिन कम से कम आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड को अगर लिंक कर देंगे तो वोट ढूंढने वाली समस्या नहीं आएगी। मैं इस बार की बात करता हूं, नगर परिषद के चुनाव थे अम्बाला छावनी में, वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहा, क्योंकि वोट मिले ही नहीं हमारे को भी। हमने अपने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे, वोट से पहले हम ढूंढ के थक गए कि ये वोट कहां है। और वोटिंग वाले दिन हम देख के हैरान रह गए, बीजेपी वाले गाड़ियों में भर भर के वोटर लेके आ रहे हैं। क्यों? इनको तो पता था कहां की वोट काट के चिड़ीमार मल्ले की काट के कहां डाल रखी है, इनको पता था। ये वोटिंग वाले दिन उस टाइम 3:30-4 बजे कसम दी दुआऊं, वोटिंग वाले दिन गाड़ियां भर भर के आ गई बीजेपी, क्योंकि इनको तो पता था, इन्होंने तो वोटें काट रखी थी कि मोटा मोटी आप भी इस पे सहमत हैं कि भाई देखिए एसआईआर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना ही होगा। बिल्कुल ठीक है तंवर साहब। देखिए आयुष, जब जो इस पूरे बिहार के एसआईआर का विषय आया और इसमें प्रमुख विषय ये बना कि यहाँ पे घुसपैठियों के वोट बने हुए हैं, मैं बहुत ही अदब से पूछना चाहता हूँ कि विगत के 20 वर्षों में बिहार में शासन किसका है और घुसपैठिए आए और वोट बनाए थे, जिम्मेदारी किसकी थी? इसके अलावा अभी जो डॉक्टर पंकज ने बताया कि आधार कार्ड के साथ लिंक करने में इस तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। शायद डॉक्टर साहब को ये नहीं पता, ये कंप्यूटर का जमाना है, सारा का सारा डेटा संरक्षित है। और मैं याद दिलाना चाहूं, जब माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनावी बॉन्ड का विषय चल रहा था और उसकी डिटेल के देने को रोकने के लिए किस किस प्रकार के कितने कितने बड़े वकील उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए थे, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो अगले ही दिन सूचना आई थी कि नहीं आई थी। तो इन आज कंप्यूटर का युग है, इसमें ये सिर्फ हवाई बातें, इनका किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। और जो
हर 6 महीने में जो बीएलओ है, जो सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी है, वो हर 6 महीने में जिस बूथ का वो बीएलओ है उसके मतदाता सूची का परीक्षण करता है और अपने साइन में वो लिख के देता है कि ये व्यक्ति मृत हो चुका है, ये नया फार्म आया है। इसके बावजूद भी अगर गड़बड़ी होती है, क्या आज तक के इतिहास में किसी बीएलओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? निश्चित तौर पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपके ही सामने दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले नई दिल्ली जो सबसे शिक्षित मानी जाती है, नई दिल्ली सीट पर जिस प्रकार से जो सरकारी कोठियां उनमें 70 80 लोगों के नाम जुड़े, वो सारी शिकायत भी हुई, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं निकला। निश्चित तौर पे आज चुनाव आयोग की प्रासंगिकता वो संदेह के घेरे में है और चुनाव आयोग को लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष व्यवहार करना ही होगा। और सवाल चाहे मेरा हो और चाहे किसी अन्य का हो, सवालों के जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और विगत समय से जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त ने जो सवालों के जवाब देने से निरंतर बचे हैं और कोई संतोषजनक सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पे कुठाराघात है। ऑटोनोमस बॉडी होने का जो एक संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है मुख्य चुनाव आयुक्त का, वो नहीं निभाया जा रहा है। और मैं पुनः कहूंगा, जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर किया गया है, ये कहीं ना कहीं वोट चोरी का, संस्थागत चोरी का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस राष्ट्र के सामने है। ये कब तक चोरियां चलेंगी, कब ये देश जागरूक होगा, कब अपने मताधिकार की रक्षा कर पाएगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन निश्चित तौर पे आज जो चुनाव आयोग की भूमिका है वो पूर्णतः संदिग्ध है। मलकानिया साहब, सब चाह रहे हैं कि भाई ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाए, लेकिन जिसको करना है अगर उसी संस्था के ऊपर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगे या फिर उस पर कोई डाउट्स हो तो फिर कैसे ये हो पाएगा? इस पर तो जब भी इस तरह की कोई सूची होगी उस पर शक व शुबा और ऐतराज रहेगा ही। मैं समझता हूँ कि जो बीएलओ है वो काम करता है, जाकर घर घर वोट चेक करता है, देखता है कौन सा वोटर रह गया है, कौन सा मर गया है, कौन सा काटना है, वो देखता है। परंतु उसके साथ साथ मैं ये जो विपक्षी पार्टियां, जो भी पार्टियां हैं, उनको उससे भी अपील है कि उसके पीछे पीछे आप भी जाओ, देखो इसने सही काम किया, कौन सा वोट इन्होंने काट दिया, कौन सा नया ऐड किया, क्या सही है क्या नहीं। जब किसी पार्टी का कार्यकर्ता किसी के घर जाता है और उसकी वोट बनाता है तो वो उस पार्टी के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं, सहानुभूति हो जाती है और आपका वोटर बन जाता है। तो इसलिए हर एक पार्टी को चाहिए कि कम से कम। चलिए मलकानिया साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि अब 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया होनी है और इसको लेकर के चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया गया है, लेकिन देखना यह है कि ये प्रक्रिया किस तरह से और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग कर पाता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ